फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव त्रिपाठी। अब यहाँ पे मैं कई दिनों बाद एक वीडियो लेकर आया हूँ और वो वीडियो इसलिए है क्योंकि अभी कल ही एक नोटिफिकेशन आया है, मतलब एक विज्ञापन कह सकते हैं हम, जो लोक सेवा आयोग ने निकाला है लेक्चरर के पद भरने के लिए। मीन्स जो प्रवक्ता होते हैं राजकीय इंटर कॉलेज में, उनके लिए एक एग्ज़ाम कराएगा, जो कि लोक सेवा आयोग कई वर्षों से कराता आया है, लेकिन इस बार पैटर्न में बदलाव है। तो इस वजह से कई लोगों को जानकारी चाहिए थी कि क्या होगा, कैसे होगा। कई लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि प्री है, मेंस है, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब मैं इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा और बताऊँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसको ध्यान से आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ना कन्फ्यूज़न कोई भी है, कोई भी कुछ कहे, कुछ कैसे भी बताए, उसको नहीं मानना है। सबसे पहले तो ज़रूरी होता है कि जैसे कि कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी विज्ञापन या कोई भी एडवर्टीज़मेंट आता है, तो उसको सबसे पहले पूरा पढ़ने की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन अमूमन ऐसा लोग करते नहीं हैं। लोग जानकारी इकट्ठा करने के लिए किसी को, अपने फ्रेंड को फ़ोन करेंगे या इधर उधर करते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं। मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि जब भी कुछ भी हो, कोई भी विज्ञापन आए, उस विज्ञापन को पूरा पढ़िए। उसमें सारी चीज़ें दी होती हैं, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है वो उसी विज्ञापन के तहत होता है। और हो सकता है कि थोड़े से चेंजेस हों, क्योंकि हम नहीं कह सकते पहले ऐसा होता था तो इस बार भी ऐसा ही होगा। इसलिए मेरा तो यही मानना है, मैं यही सबको सलाह दूंगा कि सबसे पहले कोई भी विज्ञापन आए, कोई भी वैकेंसी आए, उसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये लोक सेवा आयोग ने वैकेंसी निकाली हैं। तो इसमें क्या है कि ये देखो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजकीय इंटर कॉलेज, पुरुष एवं, ये देखिए, प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020। तो यहाँ पे जो है, इस एग्ज़ाम के तहत जो भी लेक्चरर होते हैं उनमें टीचर्स को अपॉइंट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए हमारे यूपी में क्या है, जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है, वो कई अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसके कई तरीके के टीचर हैं यहाँ पर। तो जैसे अगर हम बात करें सेकेंडरी स्कूल्स की, जो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो उसमें 3 तरीके के विद्यालय होते हैं। एक प्योरली गवर्नमेंट होते हैं, जैसे कि ये राजकीय इंटर कॉलेज है, ये प्योर गवर्नमेंट है, ठीक है। मीन्स इनको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक राज्य कर्मचारी को मिलती है। मीन्स यहाँ पे शासक के सीधे, मतलब कह सकते हो शासन के जो भी कर्मचारी होते हैं। और फिर हम बात करते हैं, एक होते हैं एडेड, जिनको अनुदानित बोलते हैं। मीन्स वो भी टीचर्स तो गवर्नमेंट ही होते हैं वो भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ऐसे विद्यालय, उनकी नियुक्ति करता है माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, जैसे जिसको हम अभी जो आती रहती है वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की एडेड वाली, तो वो करते हैं। दूसरे होते हैं बिल्कुल वित्त विहीन, जिनको बोलते हैं, जो प्राइवेट होते हैं। अब प्राइवेट में वो कॉन्वेंट भी आ जाते हैं, सब प्राइवेट होते हैं। तो ये जो है, इसमें सबसे ऊपर अगर हम रखते हैं तो ये गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, जो राजकीय के होते हैं। राजकीय इंटर कॉलेज के जो टीचर होते हैं वो सबसे ऊपर, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, जो भी जिम्मेदारी वाले काम होते हैं, वो इन्हीं से कराए जाते हैं, इन्हीं को दिए जाते हैं। चलो ये सब चीज़ें बाद में जब आप आओगे सब चीज़ें समझ जाओगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम इस एग्ज़ाम के पैटर्न की, इसके सिलेबस की, क्या क्राइटेरिया है इसमें, क्या करना है, क्या मतलब समझना है चीज़ों को। तो देखिए, ये लेक्चरर की वैकेंसी है यहाँ पर। अब फॉर्म भरने के ये सब डिटेल्स दी है, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो ये तो खैर इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आपके पास अगर सिस्टम है, लैपटॉप है, आप कर सकते, नहीं तो कैफ़े से करा सकते। लेकिन कैफ़े से जब भी कराएं तो साथ में बैठे वहाँ पर, ये नहीं आपने दे दिया उसके भरोसे, क्योंकि हमेशा कोई भी काम हो, ऐसे इंपॉर्टेंट काम, वो अपने आप ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और यहाँ पर ये दिया है, मतलब कैसे करेंगे पूरा, ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी है। फिर बात करते हैं फ़ीस की। देखिए यहाँ पे फ़ीस, आवेदन शुल्क जो है अनारक्षित, मींस यूआर अनरिजर्व, इसमें जनरल होते हैं या जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, मींस जिनको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग। तो ये जो है, इनके लिए जो फ़ीस है वो 125 रुपये पड़ेगी, ठीक है, 125।
मीन्स परीक्षा शुल्क 100 रुपये है और 25 रुपये जब आप ऑनलाइन करते हैं तो भाई उसका भी चार्ज लिया जाता है, क्योंकि उसमें नेट सर्फिंग वगैरह जो भी है। ये 125 तो इसकी फ़ीस है। बाकी आप कैफ़े से कराओगे तो कैफ़े वाला हो सकता है 50 रुपये और आपसे ज़्यादा ले ले, तो वो अपना अलग अलग है, लेकिन फ़ीस 125 है जो कि आयोग लेगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पर देखिए आप, इनके लिए 65 देने हैं, मीन्स 40 + 25, ठीक है 65। तो ये फ़ीस की बात हो गई। अब यहाँ पे ये इसमें जो है वैकेंसीज़ दी हैं। अब वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ हैं। हिंदी में 98 हैं, फिर वो भी डिवाइडेड हैं, मीन्स 39 यूआर की हैं, फिर ईडब्ल्यूएस 10, फिर 26 हैं ओबीसी, एससी 21, एसटी 2, तो ऐसे करके डिवाइडेड हैं ये। फिर अंग्रेजी में 100 हैं, 40 यूआर, 10 ईडब्ल्यूएस और 27 ओबीसी। फिर फिज़िक्स में, ये मैं मेल कैटेगरी की बता रहा हूँ, ये मेल मतलब पुरुष वर्ग की हैं। भौतिक विज्ञान 150, रसायन विज्ञान 106, जीव विज्ञान 137, गणित 132, संस्कृत 46, अर्थशास्त्र 56, नागरिक शास्त्र 47, भूगोल 60, इतिहास 42, समाजशास्त्र 30, शिक्षा शास्त्र 1, उर्दू 20, वर्ड इज़ 11। तो ये हैं वैकेंसीज़, ठीक है। ये है पुरुष शाखा में। अब यहाँ पे महिला शाखा में ये दी है हिंदी 21, इंग्लिश 22, फिज़िक्स 57, केमिस्ट्री 59, बायो 91, मैथ्स 137, संस्कृत 13, इकोनॉमिक्स 10, सिविक्स 15, जियोग्राफी 14, हिस्ट्री 15, सोशियोलॉजी 8, एजुकेशन 4, उर्दू 5, कॉमर्स 1, होम साइंस 10। तो ये ऐसे ये वैकेंसीज़ पूरा सब दिया है। इसमें भी आगे इन्होंने डिवाइड कर रखा है कि यूआर की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, शेड्यूल ट्राइब जिनको एसटी बोलते हैं उनकी कितनी है। तो ये तो हुआ वैकेंसीज़ का। अब मेन जो होता है, ये जो लेक्चरर की जो पद होता है जो जीआईसी में, इसका लेवल 8 होता है, ग्रेड पे इसका 4800 होता है, वेतनमान जो दिया 9300 से 34,800, मतलब वही नेट अगर करंट में 17% डीए है उसके हिसाब से देखा जाए तो 58,000 के आसपास सैलरी बनती है जा करके। फिर ये आरक्षण वगैरह दिया, तो ये तो खैर आप अगर ले रहे हैं, जो ओबीसी हैं वो अपने हिसाब से सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाते हैं, एससी वो अपना जो भी होता है उनका। मेन ये तो चीज़ें हैं। अब ये शैक्षिक अर्हता है, देखिए इन पे हम बात करेंगे। यहाँ पे शैक्षिक अर्हता में क्या है, प्रवक्ता पुरुष महिला मीन समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी। तो इसमें देखो सिर्फ इन्होंने क्या मांगा, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। स्नातकोत्तर मीन्स मास्टर, चाहे आपके पास एमएससी हो, चाहे एमए हो या एमकॉम हो, मीन्स पीजी होना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्ति कोई उपाधि, ठीक है। मीन्स पीजी पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना है अगर आप इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। फिर प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान, जो बायो का है, बायो के लिए क्या है कि वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर मीन्स बॉटनी और जूलॉजी, मीन्स बॉटनी या जूलॉजी, मीन्स चाहे तो आपने पीजी बॉटनी से कर रखा हो मीन्स एमएससी, या आपने जूलॉजी से कर रखा हो तो आप इसमें डाल सकते हैं बायो के लिए। फिर बात करते हैं यहाँ पर हम प्रवक्ता पुरुष महिला शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र के लिए क्या है, मनोविज्ञान मीन्स साइकोलॉजी या शिक्षा शास्त्र या एजुकेशन में पीजी होना चाहिए, के साथ उसके साथ भी राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि, मतलब हो गया बीएड, ठीक है, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है। आपके पास बीएड है तब भी आप डाल सकते हो, पीजी है आप तब भी आप डाल सकते हो, किसमें, एजुकेशन में, ठीक है। तो ये शिक्षा शास्त्र के लिए है। फिर बात करते हैं हम प्रवक्ता पुरुष महिला हिंदी की। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में स्नातकोत्तर मीन्स पीजी आपका हिंदी में होना चाहिए, और संस्कृत विषय के साथ कला स्नातक मीन्स ग्रेजुएशन में जो आपने बीए किया है उसमें आपके पास संस्कृत भी होनी चाहिए, या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। उर्दू के लिए क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में उर्दू में पीजी होना चाहिए,
या उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त उपाधि। संस्कृत के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में पीजी होना चाहिए या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। प्रवक्ता वाणिज्य के लिए वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि। प्रवक्ता महिला गृह विज्ञान में, क्योंकि पुरुष में वैकेंसी है नहीं होम साइंस में, तो महिला की ही यहाँ पे इन्होंने दी है, बात करी है भाई। तो इसमें क्या है, गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर मीन्स पीजी उसमें भी होना चाहिए, या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातक, या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, या आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है, ये इसमें दी है, या ये सब इधर। फिर बात करते हैं अधिमानी अर्हताएँ, मतलब वो तो हैं तुम्हारा कंपलसरी, मीन्स वो तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा ये हैं प्रेफरेंशियल, मीन्स अगर आपके पास ये योग्यताएं हैं तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत वेटेज वगैरह मिल जाए उसका। ये प्रेफरेंशियल हैं, मीन्स ये कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे अधिमानी में क्या है, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान तथा वाणिज्य को छोड़कर, मीन्स इनको छोड़कर, मीन्स एजुकेशन, होम साइंस और कॉमर्स को छोड़कर शेष विषयों हेतु अधिमानी अर्हताएं निम्नवत हैं। मीन्स राजकीय या मान्यता प्राप्त शिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक मीन्स बीएड होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है उक्त के अतिरिक्त सभी विषयों हेतु निम्नवत अधिमानी अर्हता भी हैं, जैसे प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर जो एनसीसी होता है उसका बी प्रमाण पत्र, बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये मतलब प्रेफरेंशियल है। फिर प्रवक्ता गृह विज्ञान पद हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं, क्योंकि उक्त पद की रिक्ति केवल महिला शाखा के लिए ही है। 1 से अधिक विषयों हेतु आवेदन करने वाला, चलो ये तो ठीक है। अब मेन करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा क्या है, मिनिमम 21 साल, ठीक है। 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष और मैक्सिमम कितनी, 40 वर्ष, ठीक है। मीन्स 21 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष लोगों को इसमें 5 साल तक की छूट दी गई है। वो विशेष लोग कौन से हैं उनको हम बता रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति मीन्स एससी, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति एसटी, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मीन्स ओबीसी, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी, जो कर्मचारी भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी 5 साल की छूट है। फिर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक, जो बेसिक शिक्षा में परिषदीय शिक्षक होते हैं, जो भी प्राइमरी टीचर्स या जो जूनियर टीचर्स होते हैं, तो उनके लिए भी 5 साल की छूट है। शिक्षणेतर कर्मचारी तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षक, जो एडेड में जो शिक्षक होते हैं, उनको भी 5 साल का छूट दिया गया है इसमें। तो ये 5 वर्ष की छूट इनकी दी गई, ठीक है। फिर बाकी चलो ये चीज़ें हो गई। अब ये है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए, चलो ये तो ठीक है, वो तो प्री होगा। अब हम बात करते हैं इसके पैटर्न पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है इसका पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा। बाकी तो चीज़ें ठीक है, इसका पैटर्न और सिलेबस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए हम सबसे नीचे जा रहे हैं, ठीक है। पहले पैटर्न और सिलेबस की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें जो बचेंगी, जो लगेगा हमें इम्पॉर्टेंट है, वो हम बता देंगे। जब हम पैटर्न पे आते हैं तो ये ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है प्रारंभिक परीक्षा है। तो इसमें क्या होगा, प्री और मेंस 2 परीक्षाएं होंगी, ठीक है। इसमें दिया गया है प्री और मेंस 2 परीक्षाएं होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले या परिशिष्ट 4 देखिए प्रारंभिक। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा है, परीक्षा योजना जो प्री होगा। देखो प्री सबके लिए सेम होगा, आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, कोई भी मैटर नहीं करता, चाहे आप इंग्लिश से हो, चाहे आप हिंदी से हो, चाहे आप फिज़िक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, या जो भी सब्जेक्ट आपका हो, कोई मैटर नहीं करता। प्री सबके लिए एक जैसा ही होगा। अब प्री का पैटर्न क्या है, तो प्री का पैटर्न देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 120 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे प्री में। उसमें से क्या होगा, तुम्हारे 80 क्वेश्चन तुम्हारे सब्जेक्ट से आएंगे, मीन्स जो आपका सब्जेक्ट होगा। जैसे इंग्लिश वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, जो इंग्लिश का सिलेबस निर्धारित किया गया है लेक्चरर के लिए, तो 80 क्वेश्चंस वो तुम्हारे इंग्लिश से आएंगे, प्लस ये 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो सामान्य अध्ययन जीएस से होंगे, जनरल स्टडीज़ से होंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, ये बात समझ लीजिए। और ये 120 जो क्वेश्चन होंगे वो 300
नंबर के होंगे, मीन्स 300 मार्क्स का प्री होगा। और 300 मार्क्स का जो प्री होगा वो केवल हमें क्या करना है, मेरिट के लिए होगा। उसको या तो हम कह सकते हैं वो एक केवल स्क्रीनिंग परीक्षा है कि उसके तहत जो भी मेरिट होगी, मेरिट भी क्या होगी वो भी बता रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, मान लो किसी सब्जेक्ट में अगर 100 वैकेंसी हैं तो प्री में वो 13 गुना लोगों को बुलाएंगे, मीन्स 1300 लोगों को आगे मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो जब 1300 लोगों को जो मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, आपके कितने भी मार्क्स हों इसमें, मीन्स 300 में आपके 300 मार्क्स हों, वो कोई मैटर नहीं करता। ये मार्क्स आपकी मेन मीन्स मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे। ये चीज़ याद रखना। मीन्स प्री केवल एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, वो केवल योग्य कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कराई जा रही है। जैसे जो भी सीट आप अपने सब्जेक्ट की, मैंने सीट बता ही दी है, आप अपने सब्जेक्ट की सीट देख लीजिए, उसका 13 गुना लोगों को ये प्री में क्वालिफाई करा देंगे, मेंस के लिए बुलाएंगे। जैसे भी बताया, 100 अगर सीट है किसी सब्जेक्ट में तो 1300 लोगों को वो क्वालिफाई करा देंगे प्री। बता ही दिया पैटर्न क्या है। हाँ, और एक चीज़ है यहाँ पे बता दूँ, जो प्री होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, ये चीज़ याद रखना। प्री ऑब्जेक्टिव मीन्स वस्तुनिष्ठ, लिखा भी है इसमें शायद कहीं पर। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय का मतलब वही है जो आपका विषय है, मीन्स जिस भी विषय से आपने पीजी किया है या जिस भी विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बस उसी विषय से उसमें 80 क्वेश्चंस आएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन जो होंगे वो जीएस से होंगे, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में भी आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है वो भी दिया है यहाँ पर। देखिए, जैसे सामान्य विज्ञान पढ़नी है, जनरल साइंस जो भी होती वो पढ़नी है, भारत का इतिहास पढ़ना है हमें। भारत का इतिहास की अगर बात हो रही है तो उसमें सब कुछ आ गया तुम्हारा, एंशियंट से लेकर मॉडर्न तक। मेन है राष्ट्रीय आंदोलन, इस पे ज़्यादा फोकस कर लेना क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर, जो हमारा भारत का जो राजतंत्र है, जो हमारा अर्थव्यवस्था है, जो हमारी संस्कृति है, तो इसमें भी पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर कृषि, वाणिज्य, व्यापार, हालांकि अभी अगर हम ट्रेंड देखें यूपीएससी का तो वो एग्रीकल्चर से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछता है वो। फिर विश्व भूगोल था, भारत का भूगोल, मीन्स विश्व का भी भूगोल पढ़ना है हमें, भारत का भी भूगोल पढ़ना है, और प्राकृतिक संसाधन जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको भी पढ़ना है। फिर करंट अफेयर्स भी पढ़ना, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम करंट अफेयर्स से भी आएगा। रीजनिंग भी आएगी, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता। उत्तर प्रदेश के बारे में भी आएगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश की शिक्षा है, संस्कृति है, कृषि है, उद्योग है, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाएं, तो ये सब आएगा। प्रारंभिक गणित भी आएगी, जो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा 8वीं स्तर तक। कहने को 8वीं स्तर तक ही होती, लेकिन उसको भी करने में थोड़ा सा होता है। इसमें भी अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट भी आएगा। तो ये सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन से कितने क्वेश्चन आएंगे, 40। प्री की मैं बात कर रहा हूँ। और मेन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए अब जैसे ये हो गया, मीन्स 80 + 40, 80 क्वेश्चन तुम्हारे विषय से, 40 क्वेश्चन जीएस से। अब मैं प्री पे अभी फोकस कर रहा हूँ। आ जाते हैं अब अपना सिलेबस देखते हैं, जो 80 क्वेश्चन वो कहाँ से आएंगे भाई, 80 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे हिंदी, अगर हम हिंदी की बात करें, किसी ने हिंदी से किया है तो उसको हिंदी से डालना है, तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी है। फिर गद्य साहित्य का उद्भव विकास, पत्रकारिता, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, तो ये सब है अपना सिलेबस, इसमें देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, इसी से आएगा। इंग्लिश की बात, बेसिकली मेरा भी सब्जेक्ट अगर कहूँ मेरा इंग्लिश ही है, तो मैं इंग्लिश बता रहा हूँ लोगों को। तो इसमें देखिए क्या है भैया, कौन कौन से ऑथर हैं, चौसर हैं, शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, ड्राइडन हैं, पोप हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, पीबी शेली है, जॉन कीट्स हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, चार्ल्स डिकेंस हैं, टॉमस हार्डी हैं, डब्ल्यू बी यीट्स हैं, टी.एस. इलियट हैं, जी.बी. शॉ हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं, राजा राव, मुल्कराज आनंद, निसिम इज़किल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हेरोल्ड पिंटर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिरीश कर्नाड, वी.एस. नॉयपॉल। मेनली अगर बात करें जो हमारा एलटी में सिलेबस था, जो भी कैंडिडेट एलटी में हैं
नहीं भी हैं तो भी लोगों ने तैयारी तो करी होगी अगर वो टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि एलटी एक ऐसा फॉर्म आया था जिसमें मोस्टली लोगों ने डाला था, उसकी पढ़ाई भी करी थी, बहुत से लोग सेलेक्ट हो गए, कुछ नहीं हो पाए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब सबने पढ़ा होगा तो वहीं से सिलेबस है इसमें। और फिर हम लोग ग्रेजुएशन पीजी करते हैं तो उसमें यही सब पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ नया नहीं है। फिर उसके बाद आता है लिटरेरी टर्म्स और मूवमेंट्स, जो भी हमारे मूवमेंट्स इंग्लिश में हैं जितने भी हैं वो। फिर उसके बाद फॉर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोएट्री, क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, द प्री राफेलाइट्स, मॉडर्न लिटरेचर, मेजर स्टेंजा फॉर्म्स, सोनेट, बैलेट, मॉक एपिक, एलिजी, एरिस्टोटल, ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, एस.टी. कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। एक्चुअली ये जो है मेन क्रिटिक्स हैं, इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी थियरीज़ दी हैं इंग्लिश में, तो इन्हीं को रखा गया है। जैसे एरिस्टोटल है, ड्राइडन है, डॉक्टर जॉनसन है, एस.टी. कॉलेज है, वर्ड्सवर्थ है, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियट। तो इनसे भी क्वेश्चन आएंगे जो थियरी से होंगे, ठीक है। फिर सेक्शन बी लैंग्वेज होगा। फिर ये तो लिटरेचर का ऊपर पार्ट था। लैंग्वेज का क्या है, ए शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉर कंप्रिहेंशन, ये होगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जिसको सिंटैक्स बोलते हैं, यूपी बोर्ड वालों को बेहतर तरीके से पता होगा, मीन्स कुछ एरर होते हैं उनको फाइंड आउट करना। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होता है, रिपोर्टेड स्पीच जिसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इंक्लूडिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, जैसे सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, असर्टिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी, या जो भी होता है ऐसे करके वो अपना इसमें। फिर सिनोनिम्स मीन्स वोकैब से क्वेश्चन है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, रीअरेंजिंग द जम्बल्ड सेंटेंसेस, fill in the blanks with appropriate prepositions, idioms and phrases, one word substitution, figure of speeches, prefixes and suffixes। ये सिलेबस है इंग्लिश का, स्पेशली इंग्लिश वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सिलेबस है। इसी में से 80 क्वेश्चंस तुम्हारे प्री में आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। फिर हम भौतिकी, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में देखो सिलेबस दिया, यांत्रिकी, संदिश बीज गणित, या जो भी है, तापीय भौतिकी, तरंग दोलन, प्रकाश की, आधुनिक भौतिकी, तो ये सब इसको डिटेल में आप कर लीजिए, ये वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जो भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, ये रसायन विज्ञान का है सिलेबस पूरा, ठीक है। फिर ये तुम्हारा इधर जीव विज्ञान का है, जीव विज्ञान में खंडा वनस्पति विज्ञान होगा, वनस्पति विज्ञान से ये खंडवा जंतु विज्ञान मीन्स बॉटनी, फिर जूलॉजी, तो इससे होगा। फिर ये गणित का है, तो ये गणित के सिलेबस। फिर ये वैदिक साहित्य में संस्कृत का है, फिर नागरिक शास्त्र का ये, तो ये भूगोल का, ये सिलेबस इसी में दिया है। इसी एडवर्टीज़मेंट को जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसको डाउनलोड करके रखिए, जो आपका सब्जेक्ट हो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। जैसे इसमें, जैसे मान लो अगर किसी का हम बात करते हैं यहाँ पे शिक्षा शास्त्र है, तो शिक्षा शास्त्र ये इस पेज में है, तो जहाँ तक भी है अपना उसको निकाल के अपने पास रख लिया, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। तो ये सिलेबस दिया है, ठीक है। अभी इस सिलेबस का मैंने बताया कि प्री में क्या आएगा, मीन्स 80 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। अब जब हमने प्री दे दिया, हमारा क्वालिफाई भी हो गया। जैसे क्वालिफाई मतलब जो भी है, जितने भी कैंडिडेट बैठेंगे उसके हिसाब से ऊपर से मेरिट बनाएंगे। मेरिट का मतलब जैसे 300 जो मार्क्स होंगे, 120 क्वेश्चन ऊपर से शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे ये लोग, मीन्स 13 गुना तक। याद रखना 13 गुना लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आप अपनी सीट्स देख लीजिए, आप देख लीजिए कि उसमें 13 गुना कैंडिडेट मतलब कितने लोग बुलाए जाएंगे, तो उतने लोगों को वहाँ से क्वालिफाई करा दिया जाएगा। जब हमारा प्री हो गया, मतलब दो चीज़ें मैंने बताई, एक आपका सिलेबस, उसी सिलेबस से 80 क्वेश्चंस आएंगे, 40 जीएस के आएंगे और 13 गुना लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फिर जब हम क्वालिफाई कर जाएंगे, हम जो है यहाँ पे देखो दिया है, वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा, ठीक है। वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा। तो यहाँ पे अब आते मुख्य और लिखित परीक्षा जो है उसका योजना एवं पाठ्यक्रम क्या है। तो जब हम प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस देंगे, तो मेंस में 2 पेपर होंगे, ठीक है। याद रखना 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य हिंदी एवं निबंध का होगा, मीन्स उसमें पहला पेपर होगा वो हिंदी और निबंध का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 100 अंकों का होगा। दूसरा पेपर होगा वो आपका वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय का मतलब है जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप लेक्चरर बनना चाहते हैं। जैसे इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश वैकल्पिक हो गया, मैथ वालों के लिए मैथ वैकल्पिक हो गया,
फिज़िक्स वालों के लिए फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री हो गया, सिविक्स वालों के लिए सिविक्स हो गया। मीन्स जिस भी सब्जेक्ट से हम लेक्चरर बनना चाहते हैं वही हमारा वैकल्पिक विषय हो गया। तो जो सामान्य हिंदी का जो पहला पेपर होगा वो भी 2 खंडों में विभाजित होगा। 2 खंडों का मतलब प्रथम खंड जिसमें क्या पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश का संक्षेपण। मीन्स एक गद्यांश दिया होगा, एक कंप्रिहेंशन पैसेज दिया होगा, उस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या में उसका उपयुक्त शीर्षक, ये सब चीज़ें वहाँ पे लिखनी होंगी। अब फिर ग्रामर में जैसे अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोली तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, तो ये सब क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फिर जो द्वितीय खंड होगा उसमें हिंदी निबंध। मीन्स जैसे जो ये टॉपिक दिए हैं, साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समस्या निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार, तो इस पे हमें एक निबंध लिखना होगा जो 50 अंकों का होगा। मीन्स 50 अंक का खंडा, 50 अंक का खंडबा, तो इस टोटल 100 नंबर का ये हो जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ठीक है, अब हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश, उसका पैटर्न देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ये जो पेपर होगा मेंस, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। मीन्स वो बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, याद रखना, ये हमें लिखना पड़ेगा। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं ना, मान लो पीसीएस में हम लिखते हैं मेंस में, आईएएस में हम लिखते हैं, या कह लो हम जब अपना ग्रेजुएशन या पीजी करते हैं उसमें भी लिखित परीक्षा लिखते हैं ना, उसमें वर्ड लिमिट होती है, तो वैसे करके हमें लिखना है। जैसे इसमें क्या है, वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना है, प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नलिखित होगा। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। मीन्स 20 क्वेश्चंस आएंगे टोटल, और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित रहेंगे। खंड आ मीन्स सेक्शन ए जो होगा उसके 5 प्रश्न होंगे। ठीक है, मीन्स 5, इनको लॉन्ग क्वेश्चन कह सकते हैं। उत्तरों की शब्द सीमा 250 है। ठीक है, मीन्स एक उत्तर, जो एक आंसर देना है हमें, वो 250 वर्ड्स में होना चाहिए, और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। मीन्स 250 वर्ड में हमें लिखना है, और एक क्वेश्चन की वैल्यू 25 होगी, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया, 125। मीन्स ये खंडा 125 का होगा। डिस्क्रिप्टिव लिखना है हमें। सिलेबस वही है जो इंग्लिश में मैंने बताया था। अभी हमने जो राइटर्स पढ़े थे, जो ऑथर्स पढ़े थे, जो सिलेबस नीचे दिया, उसी सिलेबस से इस बार डिस्क्रिप्टिव मेंस में होगा। फिर खंड बा, इसके 5 प्रश्न लघुत्तरीय, मीन्स इनको 150 वर्ड्स में लिखने हैं, और ये प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। मीन्स 15 पना 75, 75 का खंड बा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद खंड सा, 10 प्रश्न अति लघुत्तरीय, मीन्स थोड़ी सी वर्ड लिमिट इसमें कम है, 50 कह सकते हो। 2 लाइन या 3 लाइन में हम इनके जवाब दे सकते हैं। 50 शब्द आ जाते हैं उसमें, मतलब एक लाइन में 10 तो आ ही जाएंगे, 10-12, तो 3-4 लाइन में हम फिनिश कर सकते हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चन होगा 10 अंक का होगा, तो ये 100 नंबर का हो गया। मीन्स टोटल ये कितने का हो गया, 300 का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैंने बताया, ये होगा डिस्क्रिप्टिव। मेंस जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। सिलेबस वही रहेगा जो सब्जेक्ट का है। मीन्स जो 80 क्वेश्चन प्री में जहाँ से आएंगे, वहाँ पे कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। उसी सिलेबस से मेंस में जो आएंगे वो तुम्हारे डिस्क्रिप्टिव आएंगे। ठीक है, ये है सामान्य अध्ययन, वैकल्पिक विषय। ठीक है, ये वैकल्पिक विषय होगा। हाँ, बस इतना, इसी में कन्फ्यूज़न थी लोगों को कि प्री हो गया, मेंस हो गया, मेरिट कैसे बनेगी। हाँ, मेरिट की बात करते हैं। मेरिट जो बनेगी वो मेरिट सिर्फ यहीं से बनेगी जो तुम्हारा ये मेंस है। मीन्स 100 अंक का जो तुम्हारा निबंध वाला है, और 300 का ये है, मीन्स 400, इसी की मेरिट बनेगी। बाकी जो प्री दिया था आपने उसको भूल जाइए। उसमें आप कितने भी नंबर पाए हों, वो केवल क्वालिफ़ाई करना है आपको। क्वालिफ़ाई का मतलब ये हुआ कि मेरिट में आना है। जो भी बच्चों को बुलाएंगे, जो भी कैंडिडेट को बुलाएंगे, तो वो अगर आप उसमें हैं, मतलब एक बार क्वालिफ़ाई हो गया, तो आप फिर मेंस पे मेरिट बनेगी।
दूसरा इसमें मैं क्या बताने वाला था, हाँ दूसरा एक चीज़ बताने वाला था, ये जो सबसे ज़रूरी है, जो प्री होगा या जो मेंस होगा, दोनों ही एग्ज़ाम जो होंगे, जैसे इनमें तुम्हें कितने नंबर लाने हैं, 40% यूआर के लिए, ठीक है। जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको कितने नंबर लाने हैं, 40%। और जो मतलब रिजर्वेशन वाले हैं उनको लाने हैं आई थिंक 35%। मैं अभी देखो इसको भी बता रहा, यहाँ कहीं पे लिखा ही है, यहाँ पे हम बात करते हैं। और एक चीज़ और, निगेटिव मार्किंग भी है भैया, ठीक है। ये दिया है प्रारंभिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था करी गई है। मतलब अगर आपने, अब वो भी 1/3 निगेटिव है, ये 1/3 निगेटिव की बात करी जा रही है, ठीक है। और उसमें भी न्यूनतम ये तुम्हारा दिया है, अनुसूचित जाति मीन्स एससी के लिए, एसटी के लिए कितना है, 35%, ठीक है। मीन्स अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक 35% है। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक अंक 40% है। मीन्स जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस मीन्स यूआर और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लाना होगा, 40%। जैसे 300 का अगर पेपर है तो 300 में इनको 300 का 40 हुआ 120, मीन्स 120 अंक आपको लाने ज़रूरी हैं। 120 अंक से अगर आपके कम हैं तो आप नॉट क्वालिफाइड हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ हो गई इसमें। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 14 जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया था, प्री में जब हम प्री देंगे तो जितनी सीट होंगी उसका इसमें देखो दिया है पॉइंट नंबर 14। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे, ठीक है। ये है। और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, अगर हमारे पास डिग्री है या जो लास्ट डेट है इस फॉर्म की उस तक अगर जो भी इसमें मांगा गया मीन्स मेन पीजी मांगा गया, अगर पीजी हमारा कंप्लीट हो जाए, जैसे कुछ ऐसे होंगे जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो इसमें साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि जो है 15 पॉइंट, हम 15 जो है इसको देखते हैं, पॉइंट नंबर 15। ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, मीन्स जैसे मान लो इसमें एमए या मास्टर डिग्री मांगी गई है, तो कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो अभी जिन्होंने मास्टर का एग्ज़ाम दिया होगा और कोविड की वजह से कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम्स लेट हुए हैं, रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है। तो अगर आपका रिज़ल्ट लास्ट डेट तक डिक्लेयर हो जाता है तब तो आप भर लोगे, तब तो आप मतलब एलिजिबल हो फॉर्म भरने के, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हो। मीन्स जैसे कुछ लोग जनरली भर देते हैं फॉर्म, चलो भर दिया फॉर्म, रिज़ल्ट आता रहेगा हमारा बाद में, लेकिन ऐसा नहीं। ये इसमें साफ साफ दिया गया है कि अगर उस परीक्षा में जो भी एलिजिबिलिटी वाली जो परीक्षा है जो भी रखी गई उसमें अगर आप सम्मिलित हो रहे हैं तो आप फॉर्म मत भरिए, आप मतलब योग्य या आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो हमें लगता है इतना काफ़ी है, सारा कुछ तो बता ही दिया। बाकी इसमें रिजर्वेशन का दिया है, एलिजिबिलिटी की बात कर ही ली है हमने, सिलेबस की बात कर ही ली है। और चलिए फिर इसी के साथ हम, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम बताएंगे आपको। धन्यवाद।